नमस्कार साथियों, एग्री पेज पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई से मैं 11th-12th का हमारा जो सिलेबस होता है 11 सब्जेक्ट्स का, उन सभी पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं। उसी क्रम में आज हम सिलेबस देखने वाले हैं कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो क्लास 12th में हमारी यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। और इसका एकदम नया वाला सिलेबस जो आया है, नया सिलेबस 2023 का, वो हम देखेंगे। और इस सिलेबस को अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं तो मिशन यूपी बोर्ड 2024 ये आप लोग का मिशन रहना चाहिए। और पढ़ेंगे वही जिससे बन सके टॉप रैंकर। ये भी एकदम सही लाइन है, अगर आप सिलेबस से पढ़ते हैं तो जरूर बनेंगे टॉप रैंकर। और सिलेबस शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि इस बार 100% सिलेबस आपको पढ़ना होगा और 2024 की परीक्षा जो है वो भी 100% सिलेबस से होगी। तो आइए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा सिलेबस कृषि अर्थशास्त्र का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्तम प्रश्न पत्र यह होता है, सप्तम प्रश्न पत्र कृषि अर्थशास्त्र सिद्धांत। और इसमें दोस्तों एक और यहाँ पे बात बताने लायक है कि ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपकी थ्योरी होती है और उसी के आपको 50 अंक मिलते हैं। कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। और 50 अंक मतलब इसमें जो मैक्सिमम मार्क 50 अंक का होता है और मिनिमम मार्क 17 नंबर का होता है, पासिंग मार्क। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें से पहली जो है इकाई वहां पे है प्रारंभिक अर्थशास्त्र, जो हमारा प्राइमरी इकोनॉमिक्स है उसके बारे में। सिद्धांत अर्थशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, अन्य विज्ञानों से संबंध, राष्ट्रीय नियोजन में कृषि अर्थशास्त्र का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी में है। तो यहाँ पे सिद्ध अर्थ यानी अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसमें आपको परिभाषा वगैरह पढ़नी होती है। जैसा कि काफी सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी थी। जैसे कि हमारे ये एडम स्मिथ साहब ने, इन्होंने वेल्थ डिफिनेशंस दी थी। और अल्फ्रेड मार्शल जो थे हमारे, उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। इसी प्रकार से रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा अलग दी थी। जेके मेहता ने भी परिभाषा अपनी दी थी, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको परिभाषाएं भी पढ़नी होती हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट से। तो इसी में आपको परिभाषा वगैरह पढ़ना है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये भी हो सकता है। और अर्थशास्त्र, इस प्रकार से आपको परिभाषाएं इसकी पढ़नी होती हैं। उसके बाद से इसका क्षेत्र, अन्य विज्ञानों से संबंध और राष्ट्रीय नियोजन यानी जो नेशनल प्लानिंग होता है, उसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पढ़ना होता है। और फिर हमारा उत्पादन के उपादान, प्रतिफल के नियम, ये वाले है उत्पादन के उपादान, प्रतिफल के नियम, प्रदेश के प्रमुख उत्पादन आंकड़े। तो जो हमारे उत्पादन के 5 उपादान आपको देखने को मिलते हैं, वो पढ़ने को आपको मिलेगा। उत्पादन के 5 उपादान, भूमि यानी लैंड। एक मिनट बताता हूं। पहला है भूमि यानी लैंड, और दूसरा है श्रम जिसको कहते हैं लेबर, और श्रमिक को कहते हैं लेबरर। और पूंजी, तीसरा है पूंजी, इसको कहा जाता है कैपिटल। और चौथा आपका उपादान यहाँ पर हो जाएगा संगठन, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। और अंतिम में आपका हो जाता है साहस या इसी को उद्यम कहा जाता है। तो ये पांचों चीजें होती हैं आपकी, यही सभी उत्पादन के उपादान कहलाते हैं। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये पांचों डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, यानी अर्थशास्त्र के विभाग। लेकिन उत्पादन के उपादान आपके 5 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, सांस यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। और आपका अंतिम वाला जो हो जाएगा एंटरप्रेन्योर, जिसको कहते हैं साहसी या उद्यमी, और इंटरप्राइजेज। तो यही है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेज। ये आपके उत्पादन के उपादान होते हैं। और जैसे हमारा लैंड जो होता है भूमि, तो लैंड का जो ओनर होता है यानी भूमि का मालिक जो होता है उसको भूमिपति यानी लैंड लॉर्ड कहते हैं। जो लैंड का ओनर को लैंड लॉर्ड कहते हैं। और जो हमारा श्रम यानी लेबर होता है उसके साधक को
लेबरर यानी श्रमिक कहा जाता है, और पूंजी यानी जो हमारा कैपिटल होता है उसके साधक को पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट कहते हैं, और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो साधक होता है उसको संगठन करता है यानी ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। और लास्ट वाला जो हमारा उद्यम या साहस आता है जिसको इंटरप्राइजेज कहते हैं, इसके साधक को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहा जाता है यानी साहसी या उद्यमी। तो यही होते हैं और यही आपको पढ़ना था। और प्रतिफल के नियम, ठीक है दोस्तों, जो प्रतिफल के 3 नियम होते हैं हमारे, एक है प्रतिफल वृद्धि का नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी प्रतिफल वृद्धि का नियम पहला है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और दूसरा है हमारा प्रतिफल यानी प्रतिफल वृद्धि हो गया, और दूसरा हमारा घटती लागत का नियम जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा जाता है, और तीसरा हमारा प्रतिफल समता का नियम जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहा जाता है। यही तीनों प्रतिफल के नियम आपको पढ़ने हैं। और फिर आगे भूमि, जो हमारा लैंड होता है उसके बारे में। भूमि में आपको विशेषता, भूमि का उत्पादन के साधन के रूप में महत्व, सघन तथा विस्तृत खेती। तो भूमि के बारे में आपको पढ़ना है। भूमि की विशेषताएं, जैसे आपका भूमि जो होती है, भूमि यानी सीमित, जो भूमि की विशेषताएं हो जाएंगी तो भूमि सीमित है और नाशवान है भूमि, और भूमि जो है इसको भूमिपति से अलग किया जा सकता है, भूमिपति से यानी लैंडलॉर्ड से, और जो भूमिपति होता है उसको भूमि के बदले में प्राप्त होने वाला जो मतलब पैसा होता है उसे लगान कहते हैं यानी रेंट कहते हैं, जो भूमिपति को प्राप्त होता है। और लगान जो होता है, इसकी अच्छी परिभाषा की बात करें तो लगान का अर्थ होता है कि जैसे हमारे स्टेनियर और हेग, दो हमारे अर्थशास्त्री थे, स्टेनियर और हेग, उन्होंने कहा था कि लगान वह भुगतान है जो आय से अधिक होता है, जो मतलब आय से अधिक होता है उसी भुगतान, उसी को लगान कहते हैं, ठीक है। और एक और हमारे अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था बार्बर साइन, उन्होंने लगान की उन्होंने भी डिफिनेशन दी थी कि भूमि प्रयोग के बदले चुकाई गई कीमत को लगान कहते हैं। तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा भूमि के बारे में। उसके बाद से भूमि का उत्पादन के साधन के रूप में महत्व, यानी क्या उत्पादन में, तो भूमि नाशवान है मैंने आपको बताया ही। और यह भूमि जो है अगर देखा जाए तो यह जो हमारे प्राथमिक जो कल कारखाने होते हैं, छोटे पैमाने पर जो शुरू किए जाते हैं उद्योग, उनके लिए आधार का कार्य करता है यानी बेस होता है। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और फिर क्या है आगे, सघन तथा साधन के रूप में महत्व, फिर है सघन तथा विस्तृत खेती, जिसको ये चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। इस सघन तथा विस्तृत खेती, सघन तथा गहन खेती इसी को कहा जाता है। तो सघन खेती जिसको कहा जाता है इंटेंसिव कल्टीवेशन, और जो हमारी विस्तृत खेती होती है इसी को गहन खेती कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। तो इन दोनों कल्टीवेशन के आपको बारे में पढ़ना है। जैसे हमारी जो विस्तृत खेती यानी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हो जाएगी, यानी गहन खेती इसी को कहा जाता है। इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें क्या किया जाता है कि जो हम उत्पादन करते हैं तो इसमें यानी देखा जाता है तो विस्तृत या व्यापक खेती इसी को, या एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, इसमें हम जो यानी उत्पादन करने के लिए जो हमारी भूमि होती है उसको, उसकी मात्रा जो है बढ़ाते जाते हैं, यानी श्रम और पूंजी यानी लेबर और कैपिटल को स्थिर रख के भूमि की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। तो वो हमारी आती है विस्तृत खेती में या व्यापक खेती या एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। और सघन खेती में हमारा यानी इसमें हम जो भूमि का हमारा टुकड़ा होता है, निश्चित भूमि के टुकड़े से ही उत्पादन, निश्चित भूमि के टुकड़े से ही हमारा जो होता है पूंजी और लेबर यानी श्रम और पूंजी की अधिक इकाइयां लगाकर निश्चित भूमि के टुकड़े से अधिक उत्पादन ले लेते हैं, तो वो हमारा सघन खेती यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन में आता है। और इंटेंसिव कल्टीवेशन हमारा देखने के लिए अच्छा हो, मतलब ये देखा जाए तो ठीक होता है, मतलब विस्तृत खेती के कंपैरिजन में ये ठीक होता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है देखा जाए तो
प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाता है और ज़्यादा भूमि की भी आवश्यकता नहीं होती। और ये जो हमारा विस्तृत खेती है इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन, जिसको उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो घटती जाती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लिए कौन सी उत्तम है, तो वो आपको याद रखना है कि भारत के लिए जो हमारी सर्वोत्तम हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी जो हमारी सघन खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी को मिटाना भी है और अधिक आय भी प्राप्त करनी है, तो सघन खेती ठीक हो जाएगी। और ये जो हमारी गहन खेती होती है, विस्तृत खेती, ये मेनली मतलब जहाँ जिन देशों की ज़्यादा एरिया होता है, जैसे रूस वगैरह हो गया, रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन, उन सभी के लिए उत्तम होता है। तो ठीक है, उसके बाद से हमारा श्रम के बारे में यहाँ पर फिर हमें देख लेना है। श्रम की विशेषताएं, श्रम का संयोजन, श्रम की दक्षता, कार्यकुशल, श्रम की दक्षता और गतिशीलता। तो श्रम के बारे में आपको पढ़ना है कि श्रम मानव यानी श्रम किसी मानव द्वारा किया गया वह शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न होता है जिसका उद्देश्य धन कमाना या आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है। और श्रम की गतिशीलता यानी श्रम कितना गतिशील है, तो श्रम गतिशील है क्योंकि श्रमिक गतिशील है। इसको ऐसे समझिए कि श्रम गतिशील है क्योंकि श्रमिक गतिशील है। जो लेबरर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, तो और वही तो श्रम को करता है, इसीलिए श्रम गतिशील है क्योंकि श्रमिक गतिशील है। इस हिसाब से मैंने समझा था। और उसके बाद से श्रम जो है ये श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता है, और श्रम जो होता है इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है श्रम की। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद से हमारा है पूंजी, यानी जो हमारा कैपिटल होता है, पूंजी का वर्गीकरण, कृषि में पूंजी का महत्व। तो पूंजी के बारे में आपको यहाँ पर देखा जाए तो मेनली पढ़ना होता है कि पूंजी का वर्गीकरण, कितने प्रकार की पूंजी होती है। तो उसमें आपका मेनली देखने को मिलता है चल तथा अचल पूंजी आपको देखने को मिलती है, और उत्पादन तथा उपभोग पूंजी आपको देखने को मिलती है, यानी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कैपिटल आपको देखने को मिलती है, और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष पूंजी। इस प्रकार से आपको काफ़ी सारी पूंजियाँ देखने को मिलती है। चल तथा अचल पूंजी, उत्पादन तथा उपभोग पूंजी, ऐसे ही आपको पूंजियाँ कई प्रकार की वर्गीकरण उसका देखने को मिलेगा आपको बुक में। और उसके बाद से कृषि में पूंजी का क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। उसके बाद से संगठन के बारे में, संगठन प्रबंध और उत्तम कृषि के उपादानों का संयोजन। संगठन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मैंने साधक आपको बताया, ऑर्गेनाइजर यानी संगठन करता होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि संगठन एक मतलब ऐसा साधन यानी जो हमारा प्रोडक्शन होता है। संगठन उत्पादन का वह उपादान होता है जो बाकी सभी उपादानों में उद्यम को छोड़कर, संगठन एक ऐसा उपादान होता है उत्पादन का जो उद्यम को छोड़कर बाकी सभी उपादानों में सामंजस्य स्थापित करते अधिक यानी उत्पादन करवाता है। और इसका उद्देश्य मेनली होता है कम लागत में अधिक उत्पादन। तो ये आपका संगठन के बारे में हो जाएगा। और संगठन का साधक संगठनकर्ता यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजर होता है वो हो जाएगा। उसके बाद से विनिमय यहाँ पर पढ़ना है। विनिमय परिभाषा एवं प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है विनिमय यानी जिसको एक्सचेंज कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हमारी देखने को मिलती है उपयुक्त वैसे तो काफी सारी परिभाषाएं हैं। जैसे एक हो जाता है कि मतलब कम उपयोगी वस्तु के बदले अधिक उपयोगी वस्तु का हस्तांतरण विनिमय कहलाता है। लेकिन इसकी जो एकदम उपयुक्त परिभाषा है वो हो जाएगी दो पक्षों के बीच ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहा जाता है, यानी एक्सचेंज कहा जाता है। और प्रकार, तो विनिमय काफी प्रकार का, दो प्रकार का मेनली देखने को आपको मिलता है। एक हो जाएगा वस्तु विनिमय आपको देखने को मिलता है, और दूसरा आपका मौद्रिक विनिमय जिसको मुद्रा विनिमय भी कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के विनिमय यानी एक्सचेंज। उसके बाद से है विनिमय के लाभ। तो क्या लाभ है, तो दोनों पक्षों को लाभ होने चाहिए, और एक के पास मात्रा अधिक है, दूसरे के पास मात्रा कम है, दोनों के पास समान मात्रा होनी चाहिए, दोनों को आवश्यकता होनी चाहिए एक दूसरे की वस्तुओं की, तब विनिमय होता है।
और इनमें से दोनों पक्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। और फिर बाजार के बारे में आपको पढ़ना होता है यहाँ पर, यानी मार्केट जो हमारा होता है ये लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको 6 नंबर में जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उसमें आपको देखने को मिल सकता है बाजार यानी मार्केट। तो एक इकोनॉमिस्ट शास्त्री उन्होंने कहा था कि बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां सक्रिय रहती हैं। एली शायद कहे थे, एली नाम के अर्थशास्त्री शायद इसको कहे थे, वो मुझे नहीं याद है, लेकिन यही इसकी परिभाषा उपयुक्त है। और उसके बाद से बाजार के प्रकार, तो जैसे काफी प्रकार की बाजारें होती है, जैसे स्थान के आधार पर ऑन द बेस ऑफ प्लेस, तो स्थान के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी हो जाएगी स्थानीय बाजार यानी लोकल मार्केट, और दूसरी आपकी प्रांतीय बाजार हो जाएगी और यानी प्रोविजनल मार्केट, और तीसरी आपकी राष्ट्रीय बाजार यानी नेशनल मार्केट, और चौथी आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी। यह स्थान के आधार पर। उसके बाद इस समय के आधार पर भी आपको ऐसे ही 3 प्रकार की बाजारें देखने को मिलती हैं। एक आपकी अति अल्पकालीन बाजार होती है जिसे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कहा जाता है, और दूसरा अल्पकालीन बाजार होती है जिसे शॉर्ट पीरियड मार्केट कहा जाता है, और तीसरी आपकी जो है वो दीर्घकालीन बाजार होती है यानी लॉन्ग पीरियड मार्केट कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपकी बाजारें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारी और भी जैसे और भी प्रकार की बाजारें होती हैं, जैसा बिक्री के आधार पर, हमारी बिक्री की मात्रा के आधार पर थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट और फुटकर बाजार यानी रिटेल मार्केट भी होती है। ठीक है, उसके बाद से एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट भी होता है। तो इस प्रकार से बाजारों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना था। बाजार और सामान्य मूल्य, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य यानी जो सामान्य मूल्य होता है वो बाजार मूल्य के इर्द गिर्द घूमता है। मांग और पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पूरा इकोनॉमिक्स मांग और पूर्ति पर निर्भर है। मूल्य का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। फिर टाइम ज़्यादा हो गया तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। वितरण, परिभाषा एवं निर्धारण के सिद्धांत, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। वितरण यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादन के सभी उपादानों में बांटने की क्रिया को वितरण कहते हैं, और इसको इंग्लिश में मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और लगान यानी रेंट जो हमारा होता है, तो भूमि प्रयोग के बदले भूमिपति को दिया जाने वाला जो पैसा होता है उसी को लगान कहते हैं। या लगान को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि लगान भूमि प्रयोग के बदले चुकाई गई कीमत होती है, या लगान वह भुगतान होता है जो आय से अधिक होता है। और मजदूरी यानी वेजेस, इसको मजदूरी को इंग्लिश में वेजेस कहा जाता है, तो श्रम के बदले में दिया गया जो मूल्य होता है उसको मजदूरी कहते हैं। ब्याज, ब्याज वह यानी ब्याज जो होता है वो उद्यमी को प्राप्त होता है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, और लाभ इसके। तो उपभोग, उसके बाद से उपभोग यानी जो कंजम्पशन होता है, उपभोग, परिभाषा, आवश्यकताएं, उनके लक्षण, ह्रासमान तुष्टिगुण नियम, मांग का नियम, मूल्य सापेक्षता और जीवन स्तर। उपभोग यानी जो हमारा कंजम्पशन होता है, इसमें हमारा होता है डिक्रीजिंग ऑफ यूटिलिटी यानी तुष्टिगुण में कमी करना उपभोग कहलाता है। आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा उत्पादन और उपभोग। उत्पादन यानी प्रोडक्शन होता है इंक्रीजिंग ऑफ यूटिलिटी यानी तुष्टिगुण में वृद्धि। तुष्टिगुण यानी उपयोगिता होती है, तुष्टिगुण एक इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो इंक्रीजिंग ऑफ यूटिलिटी वो आपका हो जाएगा उत्पादन या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और उपभोग यानी कंजप्शन वो डिक्रीजिंग ऑफ यूटिलिटी यानी तुष्टिगुण में कमी। तो तुष्टिगुण में वृद्धि उत्पादन, तुष्टिगुण में कमी उपभोग। और ह्रासमान तुष्टिगुण नियम के बारे में आपको पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसी को ह्रासमान तुष्टिगुण नियम कहते हैं। और तुष्टिगुण यानी इसको कहा जाता है उपयोगिता यूटिलिटी। तो किसी वस्तु में किसी कार्य को पूर्ति करने की क्षमता तुष्टिगुण कहलाती है। सहकारिता का प्रारंभिक ज्ञान, सहकारिता के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां, उनके संगठन एवं धंधी बनाम बहुधंधी सहकारी समितियां, जो आपकी सहकारी समितियां होती हैं वो। भूमि विकास बैंक एवं ग्रामीण बैंकों का कृषि में योगदान। तो यहाँ पे एक चीज आपको पूछी जाती है, नाबार्ड, बहुत बड़े छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक पूछा जाता है। NABARD, नाबार्ड, ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
ये होता है इसका फुल फॉर्म, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना पूछी जाती है, जो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी इस बार 12 जुलाई 2023 को 41 साल हो जाएगा इसका। और ठीक है, उसके बाद से छठी है हमारी इकाई प्रारंभिक ग्रामीण समाजशास्त्र। इसमें इस बार जो हमारे 2023 का बोर्ड पेपर था उसमें इससे क्वेश्चन आया था 6 नंबर वाले में शायद, हाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया था। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्राम जीव का उद्भव और विकास, ग्रामों का सामाजिक संगठन, विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं के कार्य, ग्राम शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक परिवर्तन, जनसंख्या दबाव एवं बेरोजगारी समस्या का समाधान, ग्राम पंचायत का गठन एवं ग्राम विकास में योगदान। और 7वां का हो जाएगा पंचवर्षीय योजना में कृषि का स्थान, प्रदेश में कृषि उत्पादन के प्रमुख आंकड़े। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मेनली पूछ लिया जाता है। तो जो हमारा योजना आयोग था, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, उसकी स्थापना हमारी 1950 यानी 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना, जो हमारा प्लानिंग कमीशन होता है, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1950 में आपको पता है, जो सबको पता है, एक और चीज हुई थी, ठीक है दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लागू हुआ था। और उसी वर्ष योजना आयोग की स्थापना भी हुई थी 1950 में ही, जैसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और योजना आयोग की स्थापना भी उसी वर्ष हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। और इसमें कृषि को मतलब इस कृषि के लिए ज्यादा इसमें खर्च किया गया था, सबसे ज्यादा। और जो एक और सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो होता है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक की चली थी, वो हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। क्योंकि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था। नीति आयोग रख दिया गया था 2015 में। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मतलब यही हो जाएगा अर्थ। इस प्रकार से आपकी होती है। उसके बाद से क्या दिया गया यहाँ पर, पुस्तकें, कोई पुस्तक निर्धारित संशोधित नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक का चयन कर लें। तो यहाँ पर यूपी में मेनली 2 प्रकार की पुस्तकें देखने को मिलती हैं, ज्ञान पब्लिकेशन की और भारत भारती की। और भारत भारती की उसमें से ज्यादा देखने को मिलती है, तो उसको, इन दोनों में से जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं उसको आप ले लेना। और ये आपका पूरा था एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। दोस्तों चूंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। और इस पर मैं वीडियोस हो सकता है लाऊंगा आपको लोगों के लिए इसके टॉपिक से। तो मिले अगले वीडियो में। और 11 जुलाई को संभवतः आपको जनरल हिंदी की वीडियो मिलेगी, जो 12th में ही पढ़ाई जाती है एग्रीकल्चर में। तो उस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसको भी जरूर देखें। और 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिनमें पहले पार्ट में, पहले को पार्ट 1 मैंने नाम दिया, उसमें 16 क्रॉप्स को, दूसरे में 19 क्रॉप को, दूसरे में मतलब पूरा मिला के 35 क्रॉप को मैंने कवर किया है। तो उसको आप देख सकते हैं, इससे फसलों का आपको आउटव्यू मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें, जिससे कि वीडियोस जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो है बना। और ये आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो जरूर आप बन जाएंगे टॉप रैंकर। तो ठीक है, मिल लेते हैं अगले वीडियो में।